भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। बजरंग बली की। बजरंग बली की। आंजनेय स्वामी की। आंजनेय स्वामी की। बल्लारिया ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। मां दुर्गा और कुमार स्वामी मंदिर को मेरा श्रद्धापूर्वक प्रणाम। इस पूरे क्षेत्र को आंजनेय स्वामी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यहां हनुमान जी हुलीकुंटेराया स्वामी उस रूप में विराजे हैं। मैं उनको भी शत शत प्रणाम करता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और कल इतनी बारिश थी, यहां सारी कठिनाइयां थी, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आपका आशीर्वाद देने के लिए आना और ये जो जोश है, ये जो उमंग है, ये दिखाता है कि चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं। ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಇದು ಹನುಮಂತನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ। ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಹುಲಿಕುಂಟೆ ರಾಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಅವರಿಗೂ ನಮನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ। ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ನಿನ್ನೆಯ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ತೋರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು। बंधु भगिनीरे, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश की व्यवस्थाओं के साथ ही देश की राजनीति को भी भ्रष्ट करने का काम किया है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। कांग्रेस की कोशिश होती है कि ऐसा करके वो जनता को भ्रमित कर दे। बीते कई चुनावों से कांग्रेस ऐसे ही झूठे नैरेटिव बनाकर, झूठे सर्वे कराकर अपनी झूठी वाहवाही कराती फिरती है। यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस यही कर रही थी। लेकिन जिस तरह
कर्नाटका के लोग बीजेपी को चुनाव जिता के लिए खुद जनता जनार्दन ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि हम नया क्या झूठ बोले, कौन सा झूठ गढ़े। बंधु भगिनियರೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ದೇಶದ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಣಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹರಡುವ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆಳೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಲವು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ಚುನಾವಣಾ ಸರ್ವೆಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ವತಃ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಹೊಸ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹರಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದೆ. सहोदर सहोदरियरे, अब तक आप कर्नाटका के सभी दलों का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो देख चुके हैं, उसकी विवेचना भी कर चुके हैं. बीजेपी का मैनिफेस्टो उसके लिए वचन पत्र है, संकल्प पत्र है, जिसमें कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का रोड मैप है. आप बताओ मेरे भाइयों बहनों, कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है? कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है. और दूसरी तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदे. कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है. कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में क्या लिखा है? ये वापस ले लेंगे, ये हटा देंगे, वो निरस्त कर देंगे, उसे रोक देंगे, इस पर प्रतिबंध लगा देंगे. ये कर्नाटका की जनता को ये देने वाले हैं, यही इनका फोकस है. और अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है, उनके पैर कांप रहे हैं. और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है. तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है, ये देश और कर्नाटका के लोग देख रहे हैं. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ತುಷ್ಟೀಕರಣಗಳ ಕಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪೂರ್ಣ
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬುಡವೇ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಪತ್ತು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತುಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೂ ಇಳಿಯಬಲ್ಲದು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. बंधु भगिनियरे, कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है. कर्नाटका का आतंकवाद से मुक्त रहना भी उतना ही जरूरी है. बीजेपी हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है, लेकिन जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है. ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸುರಕ್ಷೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆತಂಕವಾದದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠೋರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. बंधु भगिनियरे, आज पूरा विश्व आतंकवाद के खतरे से चिंतित है. भारत में भी हम कई बार आतंकियों के दुष्कर्मों को झेल चुके हैं. इन हमलों में कितने ही निर्दोष नागरिक मारे गए हैं. आतंकवाद मानवता विरोधी है. आतंकवाद जीवन मूल्य विरोधी है और आतंकवाद विकास विरोधी भी है. मैं ये देखकर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं. ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटका की रक्षा कर सकती है? कर्नाटका की रक्षा कांग्रेस कर सकती है? कर्नाटका के नागरिकों की रक्षा कर सकती है? भाइयों बहनों, आतंक के माहौल में यहां के उद्योग, यहां की आईटी इंडस्ट्री, यहां की खेती किसानी, यहां की गौरवमयी संस्कृति, सब कुछ तबाह हो जाएगी. वोट बैंक के डर की वजह से आज कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द बोलने की भी हिम्मत खो चुकी है. वोट बैंक की इसी राजनीति की वजह से कांग्रेस ने आतंकवाद को पाला पोसा और उसे पनाह दी. बदलते हुए इस समय में आज आतंकवाद का स्वरूप भी बदल रहा है. स्मगलिंग हो, ड्रग्स का कारोबार हो, सांप्रदायिक उन्माद हो,
अब सबके तार कहीं न कहीं आतंकवाद से जुड़ते हैं। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಆತಂಕದ ಭಯದಿಂದ ಚಿಂತಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಇಂತಹ ಆತಂಕದ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ನಿರ್ದೋಷಿ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತಂಕವಾದ ಮಾನವತೆಯ ವಿರೋಧಿ, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿರೋಧಿ, ಆತಂಕವಾದ ವಿಕಾಸದ ವಿರೋಧಿಯೂ ಕೂಡ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತಂಕವಾದದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಐಟಿ, ಬಿಟಿ, ಕೃಷಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಮಯವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತಂಕವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ರಾಜನೀತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆತಂಕವಾದವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವಾದದ ಸ್ವರೂಪವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್, ಡ್ರಗ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉನ್ಮಾದ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆತಂಕದ ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದೆ. ಬಾಂಬ್, ಬಂದೂಕು, ಪಿಸ್ತೂಲ್ನ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು
ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹದೇ ಆತಂಕದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆತಂಕದ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ರಾಜ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು, ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬೆಳಕು ತರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇಂತಹ ಆತಂಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಆತಂಕದ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को सिर्फ 3.5 साल सेवा का अवसर मिला है। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने कर्नाटका के विकास के बजाय भ्रष्टाचार को ही प्राथमिकता दी। इसका कारण क्या था? इसका कारण कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने खुद ये बताया था। श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार दिल्ली से 100 पैसे भेजती है तो 15 पैसा ही गरीब तक पहुंचता है। ये उन्होंने खुद ने कहा था। यानी एक तरह से उन्होंने खुद ही मान लिया था कि कांग्रेस 85% कमीशन वाली पार्टी है। आज भी कांग्रेस की पहचान 85% कमीशन खाने वाली पार्टी की है। कांग्रेस की इसी संस्कृति ने कर्नाटका का बहुत नुकसान किया है। ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಕಾಸದ ಬದಲಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕತೆ ನೀಡಿತು. ಇದರ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದರ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ 100 ಪೈಸೆಯನ್ನ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಬಡವನಿಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಕೇವಲ 15 ಪೈಸೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ 85% ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ 85% ಕಮಿಷನ್ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. बंधु भगिनियरे, यहां बहुत बड़ी संख्या में बंजारा लंबानी समाज
वाल्मीकि समाज और दूसरे एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के साथी भी मौजूद हैं। कांग्रेस ने तो आपको अभाव और अपमान के सिवाय कुछ नहीं दिया। टॉयलेट का अभाव, पक्के घर का अभाव, पानी का अभाव, अस्पताल में इलाज का अभाव, शिक्षा का अभाव। बीते 9 वर्षों से आपका ये बेटा जो दिल्ली में बैठा है, आपका ये सेवक इस अभाव को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। आज इन परिवारों को पक्के घर में टॉयलेट, घर में बिजली, घर में पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, ऐसी हर सुविधा मिल रही है। सिर्फ 3.5 साल में ही डबल इंजन सरकार ने बल्लारी के करीब 1.5 लाख, सिर्फ बल्लारी की बात कर रहा हूं, सिर्फ बल्लारी के करीब 1.5 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिया है। हमारी सरकार ने पहली बार बंजारा, गुमंतु, अर्ध गुमंतु हमारे साथियों के लिए अलग वेलफेयर बोर्ड बनाया है। मैं तो येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की भी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने सिर्फ 3.5 वर्षों में हजारों बंजारा लंबानी साथियों को हक्कू पत्र दिया, तांडा बस्तियों को गांव का दर्जा दिया। कांग्रेस ने तो इनको भी भुला दिया था। ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ, ಲಂಬಾಣಿ ಸಮಾಜದ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಓಬಿಸಿ ವರ್ಗದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಜರಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ನಿಮಗೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯದ ಅಭಾವ, ಮನೆಗಳ ಅಭಾವ, ನೀರಿನ ಅಭಾವ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಭಾವ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಾವ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಈ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುದೃಢವಾದ ಮನೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ವಿದ್ಯುತ್ತು, ನೀರು, ಉಚಿತ ರೇಷನ್, ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ 3.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವುದರ ಮೊದಲು ಬಂಜಾರ, ಅಲೆಮಾರಿ, ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೋರ್ಡನ್ನ ನಿಗಮವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ, ಲಂಬಾಣಿ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಬಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. अभी मेरा बहुत पुराना दोस्त श्री रामुलू ने मुझे बताया कि मैं हिंदी में ही भाषण करूं,
ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। आप सब सहमत हैं? आप सब सहमत हैं? हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर। बेल्लारी का ये प्यार, बेल्लारी का ये जोश, बेल्लारी का ये उमंग मैं कभी भूल नहीं सकता हूं दोस्तों। बंधु भगिनियरे, हमारे देश की आजादी में, हमारे देश के विकास में देश के आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन कांग्रेस ने ना आदिवासी समाज को सशक्त किया और न ही कांग्रेस आदिवासी संस्कृति पर गौरव करने को तैयार है। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान को भी कांग्रेस ने कभी देश की जनता के सामने नहीं आने दिया। जब बीजेपी ने, मेरे प्यारे साथियों ये बात सुन लीजिए, मेरे दिल में बहुत दर्द है और वो दर्द मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। जब बीजेपी ने आजादी के बाद पहली बार गरीब घर से, जंगलों से आई हुई एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने उनका भी विरोध किया। क्या ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? जो आदिवासी को अपमानित करे उनको माफ कर सकते हैं? एक आदिवासी महिला को स्वीकार न करे ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? और साथियों, राजनीति समझिए, कांग्रेस का ये विरोध भाजपा के खिलाफ होता तो मुझे कुछ नहीं कहना है, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो उम्मीदवार खड़ा किया था वो तो पुराना बीजेपी वाला ही था। सालों से वो बीजेपी में काम करता था, बीजेपी सरकार में मंत्री था और कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार बना दिया। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस का बीजेपी से विरोध नहीं था, कांग्रेस का आदिवासी महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार का विरोध था। ऐसी कांग्रेस को सजा करने के लिए चुनाव है भाइयों। करोगे सजा? कांग्रेस को सजा करोगे? पूरी ताकत से करोगे? बंधु भगिनी, आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही गंभीर विषय उठाने जा रहा हूं। यह विषय बड़ा गंभीर है। आप जानते हैं कि अभी सूडान में लड़ाई चल रही थी, अंदर अंदर लड़ाई चल रही थी, कहीं से भी गोली चलती थी, कहीं से पर बम फूटता था, घर के बाहर मुंडी निकालना मुश्किल था। हमारे हजारों भारतीय भाई बहन सूडान में फंस गए थे और उसमें हमारे कर्नाटका के भाई बहन भी सैकड़ों में की संख्या में थे और ज्यादातर हमारे कर्नाटका के भाई बहन
हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय से थे। सूडान में गृह युद्ध की स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े देशों ने भी अपने नागरिकों को वहां से निकालने से मना कर दिया था। बावजूद इसके भारत सरकार अपनी कोशिशों में लगी हुई थी। हमने पूरी वायुसेना लगा दी, नौसेना को खड़ा कर दिया। हमने मां कावेरी अम्मा के आशीर्वाद से ऑपरेशन कावेरी चलाया। हम ऐसी ऐसी जगहों से हमारे भारत के भाइयों बहनों को वापस लाए जहां विमान तक उतरना मुश्किल हो रहा था। कहो भाइयों बहनों, ये कठिन काम था कि नहीं था? हमारे लोगों की जान खतरे में थी कि नहीं थी? हम उनको बड़ी मुश्किल से ले आए। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में कांग्रेस ने देश का साथ नहीं दिया। कांग्रेस ने जानते बुझते सूडान में फंसे भारतीयों को वहां के उपद्रवियों के सामने एक्सपोज कर दिया। और कांग्रेस पता नहीं क्या चाहती थी। अगर सूडान में भारतीयों के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाए तो कर्नाटका में राजनीति की रोटी सिक जाए। ऐसे गंदे विचार लेकर के कोई पार्टी कर्नाटका के नागरिकों को सूडान में मुसीबत में डाल दे, बयानबाजी करके डाल दे। क्या यही है कांग्रेस की देश की लोगों के प्रति संवेदनशीलता? और साथियों, ये राजनीतिक ओछापन दिखाते हुए कांग्रेस भूल गई ये मोदी है। ये मोदी अपने देशवासियों को संकट में देख किसी भी हद से गुजर सकता है। ये हमारी सरकार है जो पाकिस्तान के चंगुल से अपने एयरफोर्स के जाबाज अभिनंदन को घंटों में ही छुड़ा कर लाई थी। ये हमारी सरकार है जो इराक में 50 जितनी नर्सों को सुरक्षित भारत लेकर आई थी। ये हमारी सरकार है जो अफगानिस्तान में किडनैप हुए फादर एलेक्स प्रेम कुमार को सुरक्षित भारत लेकर आई थी। ये हमारी सरकार है जिसने यमन संकट के दौरान वहां फंसे हजारों भारतीयों को बाहर निकाल करके वापस लाए थे। ये हमारी सरकार है जिसने कोरोना के समय वंदे भारत अभियान चलाकर लाखों भारतीयों की घर वापसी कराई। अभी यूक्रेन युद्ध के समय भी हमारी सरकार ही हजारों विद्यार्थियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल करके ले आई। संकट के समय में राजनीति करने की इस प्रवृत्ति की कांग्रेस को अब इस चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सहोदर सहोदरियरे, बीजेपी सरकार आज कर्नाटका को विकास की उस ऊंचाई पर ले जा रही है
जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। बीते वर्षों में जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण यहां हुआ है, वो यहां विकास को और गति दे रहा है। यहां 4 लेन के हाईवे पर तेजी से काम चल रहा है। इसमें बेंगलुरु आने जाने में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। यहां एयरपोर्ट के लिए भी स्वीकृति मिल चुकी है। बल्लारी हुबली रेल लाइन का बिजलीकरण भी पूरा हो चुका है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने रखा है। जब रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, गरीबों के लिए घर, बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब बनता है तो स्टील, सीमेंट, पेंट, इनकी भी बहुत डिमांड बढ़ जाती है। बल्लारी की पहचान तो स्टील सिटी के तौर पर भी है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना ज्यादा निवेश होगा, उतना ज्यादा पैसा बल्लारी आएगा, उतना ही अधिक मेरे नौजवानों के लिए रोजगार बनेंगे। सहोदर सहोदरियों, कोरोना की रुकावटों के बावजूद 3.5 साल के समय में डबल इंजन सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन हम इतने से संतुष्ट होने वालों में से नहीं है। अभी हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। अभी हमें कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। और इसलिए कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा पूर्ण बहुमत का बीजेपी सरकार। भाइयों बहनों, अब 2 दिन 3 दिन के बाद प्रचार का वक्त पूरा हो जाएगा। अब 10 तारीख को बहुत कम दिन बचे हैं। क्या आप इस सभा के बाद पोलिंग बूथ पर बराबर काम करेंगे? जोर से बताएं, करेंगे? घर घर जाएंगे, बूथ पर डट जाएंगे, बूथ को जिता करके लाएंगे, बूथ में कमल को खिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। भाइयों बहनों, ये सब तो आप करेंगे और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन मेरा काम करेंगे क्या? आप बताइए, मेरा काम करेंगे? सब लोग हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, मेरा एक काम करेंगे? पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, मेरा एक काम करना है, घर घर जाना और मतदाताओं को मिलकर के हाथ जोड़ करके उनको कहना कि मोदी जी बेल्लारी आए थे, मोदी जी बेल्लारी आए थे और उन्होंने
मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। ये मेरा प्रणाम पहुंचाओगे, मेरा नमस्कार पहुंचाओगे, घर घर जाकर के पहुंचाओगे, एक एक व्यक्ति को पहुंचाओगे। मेरा नमस्कार जब पहुंचाओगे, मेरा प्रणाम जब पहुंचाओगे, तो वो सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब बेल्लारी के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा ना, तो मुझे भी स्टील जैसी ताकत मिल जाएगी और मैं उस ताकत से आपकी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाऊंगा। तो मेरा नमस्कार पहुंचाओगे, मेरा प्रणाम पहुंचाओगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ